मांगलिक दोष क्या होता है और ये लोगों के जीवन को कैसे प्रभावित करता है? अगर कोई आदमी 8 घंटे काम करके थक जाता है, तो अगर कोई व्यक्ति की कुंडली में मांगलिक योग है, तो वो व्यक्ति 12 घंटे काम करके भी पूरी एनर्जी के साथ फिर से काम करने के लिए तत्पर रहता है। तो ये एक एक्स्ट्रा एनर्जी हो गई जो कि मंगल ग्रह से उस जातक को प्राप्त हुई है। सबसे पहले हमें यह भी समझना पड़ेगा कि मंगल है कौन। प्रॉपर्टी का जितने भी लोगों को अच्छा सुख है, साउथ फेसिंग का जितना भी सुख है, वो सब मंगल से प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति के अंदर कार्य करने की क्षमता नॉर्मल लोगों के मुकाबले ज्यादा होती है, उसके अंदर मंगल का प्रभाव होता है। तो फिर हम इसे दोष क्यों कह रहे हैं? हमें दोष ये कहाँ कहना चाहिए? बीज बबूल का बोए तो आम खाने को नहीं मिल सकता। आम खाने के लिए आम का ही पौधा लगाना पड़ेगा। अगर अच्छा सुख चाहते हो तो आपको सुख देना पड़ेगा। कि सबसे पहले तो अपने बच्चों को लेकर के जो मन में एक डर है ना कि आपका बच्चा मांगलिक है, तो ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। पूजा करने से आप राजा नहीं बनोगे, और राजा हो तो आप भिखारी नहीं बनोगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम किस्मत कनेक्शन में। आज इस खास कार्यक्रम में हम जानेंगे कि अपने पारिवारिक जीवन को कैसे सुखमय बनाया जाए। अक्सर हम देखते हैं कि आजकल जो महिलाएं हैं, खास तौर से महिलाओं की बात करूंगी क्योंकि महिलाएं आजकल ज्यादा परेशान हो रहती हैं। कई दिक्कतें आती हैं और कई बार हम देखते हैं कि कई लोगों के वैवाहिक जीवन है वो सही से नहीं चल पाते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? क्या कोई दोष इसके पीछे कारण है? क्या कोई ग्रह नक्षत्र, क्या कुछ है इसका कनेक्शन? ये हम जानेंगे इस खास कार्यक्रम में। और इस खास कार्यक्रम में बेहद खास मेहमान आज हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं लाइफ डिजाइनर कुणाल कुमार जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्कार। सबसे पहले हम जानेंगे कि मांगलिक दोष क्या होता है और ये लोगों के जीवन को कैसे प्रभावित करता है। जी, देखिए, मांगलिक दोष की अगर मैं बात करूं तो सही बताऊं तो ये भी एक मिथ है। किताबों में जो आजकल एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने इसका वर्णन जरूर दिया है कि मांगलिक दोष और उसके उपाय, मांगलिक दोष की वजह से आपकी शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन मैंने अगर सही बताऊं, पिछली 3 से 4 हजार कुंडलियों पे स्टडी किया है कि मांगलिक दोष बनता कैसे। पहले तो अपने दर्शकों को यह बता देते कि मांगलिक दोष और योग, पहले तो ये हम क्लैरिफाई करते हैं। दोस्तों, मांगलिक कोई दोष नहीं बनाता, मांगलिक योग बनाता है। मैं उन सभी अपने दोस्तों को, मित्रों को भी समझाना चाहता हूं जो कि किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली देख करके बोलते हैं कि आपकी कन्या की कुंडली में मांगलिक दोष है, तो इससे बचें, क्योंकि मंगल कोई दोष नहीं देता, मंगल योग देता है। जिसको हम मांगलिक दोष कह के बोलते हैं, वो एक्चुअल में मांगलिक दोष नहीं है, मांगलिक योग है। मंगल योग कैसे बनता है? किसी भी जातक की जन्म कुंडली में जब प्रथम भाव में, 4th हाउस में, 7th हाउस में, 8th हाउस में और 12th हाउस में, यानी कि ये 5 भाव हैं। प्रथम हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस। इन 5 भाव में जब भी किसी जातक की जन्म कुंडली में मंगल विद्यमान हो, तो इसको मांगलिक योग कहते हैं। यानी कि इस व्यक्ति के ऊपर, इस व्यक्ति के अंदर मंगल की एक्स्ट्रा एनर्जी विद्यमान है, एक्स्ट्रा पावर विद्यमान है, जिसको लोग मांगलिक दोष कहते हैं। जो एक्चुअल में मांगलिक योग होता है, उसके अंदर कार्य करने की क्षमता जो है नॉर्मल लोगों के मुकाबले ज्यादा होती है। अगर कोई आदमी 8 घंटे काम करके थक जाता है, तो अगर कोई व्यक्ति की कुंडली में मांगलिक योग है, तो वो व्यक्ति 12 घंटे काम करके भी पूरी एनर्जी के साथ फिर से काम करने के लिए तत्पर रहता है। तो ये एक एक्स्ट्रा एनर्जी हो गई जो कि मंगल ग्रह से उस जातक को प्राप्त हुई है। सबसे पहले हमें यह भी समझना पड़ेगा कि मंगल है कौन। मंगल धरती के पुत्र हैं। हिरण्यकश्यप का नाम आपने सुना होगा। हिरण्यकश्यप एक बार, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष 2 ब्रदर थे, जो कि जय और विजय, जो विष्णु जी के द्वारपाल थे, उनका सतयुग में ये सबसे पहला जन्म था। क्योंकि वो सनकादिक ऋषियों से श्रापित हुए और वापस से बैकुंठ धाम जाने के लिए उन्होंने 3 बार
नारायण का सबसे बड़ा शत्रु बनना स्वीकार किया, उन्हीं के हाथों उनकी मृत्यु होकर वापस से वो बैकुंठ धाम में उनके द्वारपाल नियुक्त हो सकते थे। तो 3 बार उन्होंने, जय और विजय ने, इस धरती पर अवतार लिया और नारायण के अवतार के, नारायण भगवान के जो अवतार हुए उन्हीं के द्वारा मृत्यु को प्राप्त होने के बाद ही वापस बैकुंठ धाम में वो द्वारपाल नियुक्त हुए। पहला जो उनका जन्म था वो था हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में सतयुग में, त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में, और द्वापर युग में कंस और शिशुपाल के रूप में। तो एक बार कृष्ण भगवान का अवतार, एक बार रामचंद्र जी का अवतार, और सतयुग में विष्णु जी ने वराह अवतार लिया और नरसिंह अवतार लिया और इन दोनों राक्षसों का वध किया। तो विष्णु जी ने जब वराह अवतार लिया और हिरण्याक्ष जो पाताल लोक में धरती को चुरा करके पाताल लोक में ले गए थे, उनको जब अवतार लेकर के उसका वध किया और वापस से धरती को स्थापित किया, तो कहते हैं कि धरती माता उनसे बड़ी प्रभावित हुई और उनसे शादी करने की इच्छा प्रकट की। तो उनसे शादी होने के बाद जो पहली संतान थी वो मंगल ग्रह थी। तो मंगल यानी कि धरती पुत्र हो गए। अब ये भी समझ लीजिए कि प्रॉपर्टी का सुख, प्रॉपर्टी का जितने भी लोगों को अच्छा सुख है, साउथ फेसिंग का जितना भी सुख है, वो सब मंगल से प्राप्त होता है। मंगल, जो भी व्यक्ति मांगलिक योग में जन्मा है, जिसकी कुंडली में मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रांग है, मंगल लगन में बैठे, चतुर्थ सप्तम अष्टम द्वादश भाव में बैठे हैं, तो उसके पास उनकी एनर्जी, एक्स्ट्रा पावर उस व्यक्ति के अंदर, जातक के अंदर विद्यमान है। मांगलिक योग का मिथ जो लोगों के अंदर बना हुआ है कि ये दोष होता है, इससे शादियां टूट जाती हैं, इससे तबाह हो जाती हैं, इससे मिसहैपनिंग हो जाती है, इस मिथ को मैं चाहता हूं कि ये खत्म होना चाहिए। क्योंकि कई सारे देखो और भी कारण हैं, जैसे कोई व्यक्ति मांगलिक योग में उत्पन्न हुआ है, उसके अंदर कार्य करने की क्षमता ज्यादा है। अब जब शादी होती है और उसको उसका पार्टनर ऐसा ना मिले जो ऑलरेडी मांगलिक हो नहीं है, हाँ नॉन मांगलिक है या ऐसे ही समझ लीजिए, जब शादी होती है तो शादी के बाद फिजिकल इन्वॉल्वमेंट होती है, तो जब एनर्जी ज्यादा रहेगी, क्षमता ज्यादा रहेगी, तो उसकी एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा रहेंगी। तो समझ लीजिए कि करोड़ों में कोई एक केस होता होगा कि जब फिजिकल इन्वॉल्वमेंट होती है तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की पावर को झेल नहीं पाता, वो वीक होता है और वो बहुत ज्यादा वीक होता चला जाता है। ये एक उसका नेगेटिव पॉइंट है, बट ये करोड़ों में से कोई एक केस होता है, करोड़ों में से। अब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के प्रथम भाव में राहु बैठ गए या शनि बैठ गए, चतुर्थ भाव में राहु या शनि बैठ गए, 8th हाउस में, 7th हाउस में या 12वें भाव में राहु शनि में से कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, या बृहस्पति बैठे या उसके बाद वीनस भी बैठे हैं, तो भी उस व्यक्ति का जो मांगलिक दोष है, जिसको लोग दोष कहते हैं, वो खत्म हो जाता है। या यही मंगल चंद्रमा के साथ बैठे हों या बृहस्पति के साथ बैठे हों, तो भी ये दोष खत्म हो जाता है। लेकिन लोगों ने ये तो पढ़ाई कर ली कि इन भावों में मंगल का होना मांगलिक दोष देता है। इसकी लोगों को आप पूछोगे ना तो एक ही बात मन में रहती है, इसके लिए तो मांगलिक की लड़का ढूंढना पड़ेगा, इसके लिए तो मांगलिक की लड़की, नहीं तो इसकी शादी नहीं चलेगी, इसकी शादी टूट जाएगी। तो ये आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में चले गए, यानी कि अब जैसा आप जीवन भर सोचते रहे ना अपने बच्चे के बारे में, उसके साथ वही होना है। आप पूरे जीवन यही तो सोचते रहे, अगर इसको मांगलिक लड़की नहीं मिली तो इसका तो शादी टूट जाएगी, अब आपको इसके तो रिश्ते होने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो प्रॉब्लम ही आएगी क्योंकि आप पूरे जीवन यही सोचते रहे। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही वाइब्स हमारे सराउंडिंग उत्पन्न होने लगती हैं। इसलिए हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। जैसा हम सोचते हैं वैसा जरूर होता है। किसी ने भी मुझसे कुछ दिन पहले सवाल किया कि हमें पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ये कल की भी बात है। कल भी मेरे से कि मैं पूजा नहीं करता हूं, तो मुझे पूजा करनी चाहिए कि कोई फर्क नहीं है। तो मैंने उनको सब सिर्फ एक ही बात बोली, मैंने कहा देखिए, पूजा करने से आप राजा नहीं बनोगे, और राजा हो तो आप भिखारी नहीं बनोगे। अगर आप करते हो
तो पूजा करने से राजा नहीं बन सकते, और अगर छोड़ देते हो तो आप भिखारी भी नहीं बनोगे। पूजा करने से हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है, हमें अच्छा लगता है, हमें फीलिंग अच्छी आती है। मुझे लगता है कि मैं भगवान की शरण में हूं, मैं भगवान के साथ हूं, या भगवान मेरे साथ है। मुझसे कुछ भी गलती होगी तो भगवान प्रोटेक्ट करेगा, मैं खुश रहता हूं। मैं भी ऐसे ही हूं, मैं 5 मिनट पूजा करता हूं, 10 मिनट पूजा करता हूं, और मुझे मेरा मन खुश रहता है कि मैंने कुछ अच्छा किया है, भगवान मुझे सही रास्ता दिखाते रहेंगे। भगवान के साथ एक कनेक्टिंग बनी हुई है, कनेक्शन बना हुआ है। बट अगर किसी दिन पूजा नहीं भी कर पाया तो मुझसे भगवान नाराज थोड़ी ना होंगे, वो तो मुझे अपने फैमिली मानते हैं। मेरे घर में जो भगवान है वो मेरी फैमिली है, आपके घर में जो भगवान है आप उन्हें अपनी फैमिली बना सकते हो। सिर्फ आप भगवान ही मानते रहोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आप उन्हें अपना मान लोगे, अपनी फैमिली मान लोगे, अपने माता पिता, अपनी एक फैमिली बना के रखोगे ना, तो आपको हर वो भगवान जो आपने अपने मंदिर में लगाए हुए हैं उनका रिजल्ट आपको मिलेगा। आपका विश्वास होना चाहिए। मेरा विश्वास है, इसलिए मुझे लगता है कि मेरे साथ जीवन में जो अच्छा हो रहा है उन्हीं की वजह से हो रहा है। तो ये तो मांगलिक का मिथ है जो हम लोगों को खत्म करना पड़ेगा। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने जो 3-4 हजार कुंडलियों को स्टडी किया है, मांगलिक और नॉन मांगलिक जो शादियां टूटी हैं, उनमें मैंने देखा कि व्यक्ति का मंगल इन भावों में से किसी भाव में बैठा ही नहीं है। तो हम इस वहम को क्यों डाल के बैठे हैं? बिल्कुल। अगर किसी व्यक्ति का मंगल 5वें घर में, 9th हाउस में और 11वें घर में बैठा है, तो ऐसे लोगों की शादी टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कि जब पत्नी को कुछ अपना अधिकार चाहिए होता है ना, तो पुरुष के अंदर इतनी ईगो आ जाती है, इतना उसका रवैया आक्रामक हो जाता है कि वो अपने रिश्ते को बचाने के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं अपनाता, वो और हार्ड होता चला जाता है। सेम ऐसे लड़की के अंदर भी है। अगर लड़की जॉब कर रही है, लड़की कोई काम कर रही है, अच्छा कमा रही है, और उस लड़की का मंगल जो है उसको अच्छे पैसे दे रहा है, 5वें घर में, 9वें घर में और 11वें घर में, आप देखना कभी भी आप किसी जब ऐसे देखोगे ना कि इस लड़की की शादी टूट गई, इसका डिवोर्स हुआ है, तो आप देखोगे अगर 100 लोगों को आपने देखा, 10 कुंडलियां आपने देखी, तो आपको 7 कुंडलियां ऐसी मिलेंगी जिनका मंगल इन भावों में होगा। इसको स्टडी करना कहते हैं कि जब आप किसी केस को स्टडी करते हो तो आपको पता चलता है कि जो हम सोचे बैठे हैं वो मिथ तो प्रबल ही नहीं हुआ, वो मिथ तो प्रबल ही नहीं हुआ, और हम उसी का वहम डाल के बैठे हुए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, दर्शकों, सभी माताओं को भी कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो अपने बच्चों को लेकर के जो मन में एक डर है ना कि आपका बच्चा मांगलिक है, तो ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। ये अच्छी बात है, बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। हमारे दोनों बच्चे मांगलिक हैं तो इसका मतलब ये नहीं उनके अंदर कार्य करने की क्षमता ज़्यादा है। वो 10-10, 11-11 बजे तक भी पूरी एनर्जी के साथ, अगर उनको अभी कोई काम करने के लिए बोल दो 11 बजे भी पूरी एनर्जी के साथ खेलने कूदने में लगे रहेंगे। पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में लगे रहेंगे, उनका मन प्रबल होता रहेगा। बस उनको सही गाइड देने की, देखो संस्कारों के बारे में आपने सुना होगा कि यार इसके कितने अच्छे संस्कार हैं इसके। हर माता पिता को चाहिए कि अपने बेटे को और बेटी को संस्कार दे कि डिवोर्स होने की वजह ये ग्रह नहीं है, हमारे कर्म है। अगर मैं बात करूं कि डिवोर्स होने की वजहें क्या हैं, एक तो आज के समय पे व्यक्ति बहुत ज़्यादा मोबाइल में, रील्स में, अपनी सराउंडिंग, दोस्तों की लाइफ में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है कि वो अपनी फैमिली पर ध्यान ही नहीं दे पा रहा है। जैसे कि एक उदाहरण देता हूं कि जब किसी का रिश्ता होता है, ये हर किसी के साथ व्यतीत हुई बातें हैं। जब किसी का रिश्ता होता है ना, तो वो रिश्ता 5 महीने चला, 6 महीने चला, 7 महीने चला, 8 महीने चला, 3 महीने से 6 महीने, 8 महीने, तब लड़का हर रोज उसको घुमाने की कोशिश करता है, उसको बढ़िया डिनर कराएगा, उसके साथ अच्छी डेट करता है, उसको अपने जीवन की सारी अच्छाइयां बताएगा, उससे इतना प्यार कर लेगा कि पूछो ही मत। लव लाइफ में भी ऐसा ही है। बिल्कुल। जब लव लाइफ चल रही होती है ना, तो लड़का कॉफी शॉप लेके जाता है,
बढ़िया, उसके पास पैसे कम होंगे, उसकी इनकम कम होगी, लेकिन अच्छी लाइफ देने की, क्योंकि वो अपना इंप्रेशन डाल रहा है। बिल्कुल। घुमाएगा, बाइक पे घुमाएगा, आपको अपने बारे में चीज़ें बताएगा, अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर करेगा, अपनी हर एक चीज़ रात को 2-2 4-4 घंटे बात करेगा। पता है आज मैंने सुबह ये खाना खाया, ये लंच किया, ये डिनर किया, आज मैं वहाँ गया था, अपनी सारी चीज़ें बताएगा। अब जब शादी हो जाती है, शादी के बाद वो रूटीन लाइफ चलनी शुरू हो जाती है। अब उसको दाल भी लानी है, नमक भी लाना है, मिर्च भी लानी है, उसको राशन का सामान लाना है, उसको खर्चा घर का उठाना है। अब पहले अपना उठाता था, अभी पत्नी का भी उठाना है, फिर कल को बच्चे भी प्लान होंगे। लेकिन लड़की 6 महीने में देखती है कि शादी के बाद तो ये चेंज हो गया, पहले तुम रोज घूमते थे। अब यहां पर दोनों सही भी हैं और दोनों गलत भी हैं। लड़की कहती है कि शादी से पहले तो ये मुझे कितनी सारी बातें बताता था, अभी मैं इसको पूछती हूँ कि आप कहाँ, अरे मैं करता हूँ ना बात, फोन रखो मैं बिजी हूँ, मीटिंग में हूँ। अब लड़की के अंदर वो घूमे जा रहा है, ये शादी से पहले कैसा था, ये तो एकदम से बदल गया। अब लड़की के मन में ये भी आ रहा है कि इसका कोई और अफेयर तो नहीं चल गया। लड़की के मन विचार तो देखो, मन तो रावण है, विचार उत्पन्न होते रहते हैं और विचार हमेशा नेगेटिव थॉट्स ही देते हैं। पहले नेगेटिव थॉट्स ही माइंड में अपग्रेड होते हैं कि इसका कोई अफेयर तो नहीं चल गया। अब पत्नी मोबाइल चेक कर रही है, उसको कोई सिम्टम्स नजर आ गए, लड़ाई शुरू हो गई। वो लड़ाई बढ़ते 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 अगले 6 महीने में, 3 महीने में इस स्टेज पे चली गई कि यार तुमसे तो मैं पहले ठीक था, मैंने तो अपनी किस्मत ही फोड़ ली तुमसे शादी करके। तो लड़की भी कहती है तो मैं कौन सा सुखी हूं, मेरी भी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। यही हो रहा है। शादी के बाद एक लड़की देखो एक घर से आती है और एक दूसरे घर में जाती है। जैसे कि किसी ने एक किसी के घर पे एक डिनर था, पार्टी थी, बर्थडे पार्टी थी, हमारे एक दोस्त हैं, तो वहाँ मैं कुछ ऐसे ही सुना रहा था, कोई ऐसे शेरो शायरी टाइप। तो उसके बाद मैंने बोला कि मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा अपनी पत्नी को प्यार करता हूँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा अपनी पत्नी को प्यार करता हूँ। तो पीछे एक आंटी खड़ी हुई थी, तो उन्होंने बोला भैया माँ से भी ज़्यादा? मैंने कहा हाँ जी, माँ से भी ज़्यादा। कहती पर ये गलत नहीं है, आप तो ज्ञान बांटते हो, आप तो ये करते हो, वो करते हो, फलाना ढिमकाना। मैंने कहा देखो प्यार तो मैं सही बताऊं अपनी पत्नी को ही ज़्यादा करता हूँ, लेकिन अब क्योंकि उन्होंने सवाल किया था, वहाँ इतने सारे लोगों ने आवाज़ उठाई, तो उनको समझाना भी जरूरी था। मैंने कहा देखो इसमें डिवोर्स की जो वजह है ना, एक ये भी है, माँ तो जन्म से है, मेरी माँ से कई बार लड़ाई होती है, कई बार मैं गुस्सा होकर घर छोड़ चला जाता हूँ, कितनी बार बचपन में घर छोड़ा होगा, कितनी बार मैंने कितने तेज आवाज में भी उनको बात कर ली होगी या कुछ भी, बहुत सारी गलतियां की। हाँ, लेकिन माँ आज भी मुझे ऐसा ही प्यार करती है जैसा वो फर्स्ट डे करती थी, उसका प्यार बदला ही नहीं। लेकिन शादी होने के बाद अगर मैं यही रवैया पत्नी के साथ तू तड़ाक करके, तो बदतमीज है, तुझे तो खाना बनाना नहीं आता और तूने ये कर दिया वो कर दिया, उसके मन में मेरे लिए कटुता पैदा हो जाएगी। और जो कटुता है, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो विचार हैं, ये एक बार जन्म ले गए वो निकल नहीं सकते। तो मैंने बोला, मैंने कहा आंटी देखो मैं माँ से जितना मर्जी लड़ लूँ, मैं उन्हें प्यार करूँ या ना करूँ, बट वो हमेशा मेरे लिए मेरी माँ रहेगी और वो हमेशा मुझे वैसे ही प्यार करती रहेगी। लेकिन अगर मैंने बीवी को प्यार नहीं किया, ये चेंज हो जाएगी। तो माँ को भविष्य में जो सुख मिलना है ना, वो मेरी बीवी से ही मिलना है। जब मैं तो बाहर रहता हूँ, मैं तो बहुत ट्रैवल, एक उदाहरण कि मेरी जर्नी बहुत ट्रैवलिंग रहती है। अब घर पे मम्मी के साथ तो वाइफ ही रहती है ना। अब अगर मैं मम्मी को भी लड़ूं, अगर मैं बीवी को भी लड़ता ही रहूंगा,
तो वो वैसा ही व्यवहार फिर मेरी माता के साथ भी करेगी। बट मैंने देखा है कि मुझसे भी ज्यादा प्यार मेरी वाइफ मेरी माँ से करती है। तो इससे मुझे कितनी खुशी होती है। मैं तो लड़ सकता हूं, पर मुझे ये बर्दाश्त नहीं है कि कोई मेरी माँ को तू करके भी बात करे। मैं पापा को भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। मतलब ठीक है कि वो उनको अच्छा नहीं लगता, वो उनकी मर्जी, बट ये मेरे पर्सनल थॉट्स हैं कि अगर पापा भी मेरे कभी मम्मा से तेज आवाज में बात करते हैं तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता, मैं उनको मना करता हूँ। मतलब मैं कहता हूँ कि पापा जिंदगी अब जितनी बची है उसमें क्यों बहस करना, मैं उनको समझाता हूँ। तो वो सब चीजें इस वजह से हैं कि आज अगर मैं अपनी वाइफ को, ये दुनिया के हर किसी घर में होना चाहिए, अगर किसी व्यक्ति को ये समझ आ गया ना कि पत्नी उनके लिए कितनी जरूरी है, पत्नी उनके लिए कितनी सम्मान की नारी है, तो किसी घर में फैमिली कलेश होएगा ही नहीं। जिस घर की बहू और माँ का रिश्ता बाप बेटे से भी बढ़िया हो जाएगा ना, बहू का और सास का रिश्ता बाप बेटे और माँ से बढ़िया हो जाएगा ना, तो उस घर में कभी लड़ाई हो नहीं सकती। तो लड़ाई की वजह तो हम ही है ना। बीबी के सामने हम जरूर से माँ को प्यार करके दिखाएंगे, मम्मा ये मम्मा वो। मैंने ऐसे बहुत प्यार देखे हैं जो अपनी माँ को जी जान से ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो माँ का इलाज करने के लिए पैसे नहीं होते और माँ एक दिन दुनिया छोड़ के चली जाती है। ऐसे अगर हम कुंडली की बात करें तो जन्म कुंडली में 4th हाउस माता का है। सुख संपत्ति इनकम आय भूमि वाहन ये सारे 4th हाउस से देखे जाती हैं। और 7th हाउस पत्नी का है। अगर जन्म कुंडली की बात करें तो 7th हाउस पत्नी का है। पत्नी के साथ रिलेशनशिप के लिए हम 7th हाउस को देखेंगे, पर पत्नी के साथ अटैचमेंट प्यार के लिए हम 2nd हाउस को देखेंगे। और पत्नी के साथ अपने दिमाग का प्रयोग करके, जैसे आज के समय पे लव मैरिज कितनी तरीके से होती है। लव मैरिज के तरीके से होती है, जैसे लोग अपने घर में बताते हैं, माँ बाप से बताते हैं, या फिर बहुत सारी चीजें होती हैं, नहीं, लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। ये तरीका नहीं। लव मैरिज देखिए, एक होती है कि लड़की सुंदर पसंद आई और आपको उससे प्यार हो गया। एक लड़की बहुत अमीर है, आपको ये सोच के प्यार हो गया कि यार अगर इससे मेरी शादी हो जाए, इसको मैंने पटा लिया तो इसकी प्रॉपर्टी भी मेरे पास होएगी, मेरे को जिंदगी भर सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मेरी लाइफ आराम से बीतेगी। दो तरीके से हो गए ना। एक तो आप लड़की को प्यार करते थे, एक लड़की की बैकग्राउंड को प्यार करते हो। बैकग्राउंड को प्यार करते थॉट्स आपकी लड़की का बैकग्राउंड है। तीसरा दूसरा घर, तो जो ये सोच के आप प्यार कर रहे हो कि ये तो बहुत अमीर है, ये पंचम भाव से देखा जाता है। मस्तिष्क, बुद्धि, डिसीजन। हम अपने जो मस्तिष्क का प्रयोग कर रहे हैं, बुद्धि का प्रयोग करें, 5वें घर से देखा जाता है। अब हम कर रहे हैं उस लड़की से कि सुंदर भी है, पैसे वाली भी है और इसके साथ अच्छा भी रहेगा, एजुकेटेड भी है, कल को बच्चे होंगे वो भी अच्छे पढ़े लिखे होंगे, अच्छे संस्कार हैं इसके पास, अच्छी नॉलेज है। वो 2nd हाउस से देखा जाता है, क्योंकि 2nd हाउस धन का भी है और परिवार का भी है, कुटुंब का भी है और पत्नी के साथ अटैचमेंट का भी है। अब ग्रहों में अगर बात करें तो चंद्रमा से माता भी देखे जाते हैं और चंद्रमा से पत्नी भी देखी जाती है। चंद्रमा के ये दोनों रिप्रेजेंटक ग्रह हैं, यानी कि माता के लिए भी और पत्नी के लिए भी हम चंद्रमा से भी विचार कर सकते हैं। चंद्रमा को 4थे घर में अच्छा माना गया। ऐसा व्यक्ति माता का चापलूस होता है, माँ की केयर करने वाला होता है। चंद्रमा भी अपनी माता अनुसुईया माता को बहुत प्यार करते थे। 7th हाउस में जिसके चंद्रमा, ऐसा व्यक्ति पत्नी के पीछे लट्टू रहता है, पागल रहता है। अच्छी सुंदर उसको पत्नी मिल जाती है उसके पीछे, लेकिन उसकी वजह से उसकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, बाकी लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। देखो भगवान, ये गुणों का महत्व क्या है। मैं कभी भी कुंडली मैच होती है तो मैं 36 में से 36, 36 में से 15, 36 में से 18 कितने गुण होने, मैं इनको इतना महत्व ही नहीं देता। मैं तो ये देखता हूँ इस लड़की की कुंडली में डिवोर्स है कि नहीं है, नहीं है। इस लड़की की कुंडली, इस लड़की का व्यक्तित्व क्या है, इस पर्सनैलिटी के साथ कॉम्बिनेशन कैसा है। वो अगर अच्छा है तो कभी भी डिवोर्स हो नहीं सकता। मैंने कहा होगा, हालांकि मैं देखिए बहुत कम मैच करता हूं,
और ऐसा भी नहीं है कि कल को मेरे पास दुनिया आएगी तो मैं मैच करने लग जाऊंगा। मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है, क्या नाम है आपका? सपना। सपना जी। मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि मैं किसी की बद्दुआ नहीं ले, मैं दुआओं में और बद्दुआओं में बहुत यकीन रखता हूं। तो मैं किसी की कभी बद्दुआ लेना नहीं चाहता, क्योंकि ये जो मैचिंग है ना, इसमें परिवार के बहुत लोग तबाह होते हैं। जब शादी नहीं चलती, रिश्ता टूटता है, तो सिर्फ लड़का और लड़की अलग नहीं होते, अगर उनके बच्चे हो गए तो वो भी अलग होते हैं। उनके माता पिता भी एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, भाई बहन एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। जब शादी होती है ना, आप जो लड़के वालों के मामा हैं, आपके वो जो उनके फूफा जी हैं, आपकी जब शादी होगी तो परिवार के और लोगों से भी तो आपका रिश्ता बनेगा ना। आपके कुछ दोस्त आएंगे, उनके कुछ दोस्त आएंगे, आपस में कॉम्बिनेशन बनेगा। लेकिन जब रिश्ता टूटता है तो सब में लड़ाइयाँ कमियां चालू हो जाती हैं। जब तक शादी होती है तब तक तो उनसे अच्छाइयाँ इस जीवन में किसी के अंदर नहीं होती, और जब ये शादी टूटती है उनसे ज्यादा कमियां किसी के अंदर नहीं होती। तो मैं ये सोचता हूं कि अगर मैंने कोई रिकमेंडेशन दी और कल को ये शादी टूटी, तो उस पाप के भागीदार तो मैं भी हुआ। मैं तो ऐसा मानता हूं कि रिकमेंडेशन तो मैंने ही दी थी। आज बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजर हैं, वो कुंडलियां मैच करते हैं, तो मैं ये देखता हूं कि उनकी जिम्मेदारी बनती है। मैं मैच करता हूं तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं देख क्या रहा हूं। सिर्फ पैसा लेना प्राथमिकता नहीं होना चाहिए। प्राथमिकता यह भी होनी चाहिए कि इन दोनों की शादी होगी, उसको अच्छा चलाने का तरीका क्या है। अच्छा चलाने का तरीका सिर्फ कुंडली के गुण मैच नहीं करते, उसकी पर्सनैलिटी, उसका व्यक्तित्व, उसकी ओरा, ये सब चीजें मैच करते। उसका परिवार कुटुंब कैसा होगा, कैसा इसके साथ बर्ताव करेगा, इसके पार्टनर के साथ, ये सब मैं करता हूं मैच, पर बहुत कम करता हूं। जब मुझे लगता है कोई बहुत, क्योंकि मैं सामने भी बोल देता हूं कि मैं इन चीजों के लिए नहीं बना, क्योंकि मैं कोई पूजा करा के शादी नहीं कराता कि इसकी कुंडली में ये प्रॉब्लम है, ये दान करके, ये पूजा करके, ये चीजें करके आप शादी करा दो। मैं मना कर देता हूं। आपकी मर्जी, आप किसी और पंडित जी से मिलवा लो और किसी आचार्य एस्ट्रोलॉजर से मिलवा लो, आप करा लो। मैं उसका पार्ट नहीं बनना चाहता, और ये सच भी है। बट ऐसा बहुत हो रहा है। बट बहुत सारी और भी चीजें हैं, जैसे कि अगर हम जन्म कुंडली की बात करें तो दूसरा घर व्यक्ति की मैरिज लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पांचवा घर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सेवेंथ हाउस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सेवेंथ हाउस में अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में चंद्रमा के साथ में राहु या केतु बैठ जाए, या इस घर में सूर्य बैठ जाए, शनि बैठ जाए, शनि चंद्र का विष योग बन जाए, चंद्रमा और गुरु, चंद्रमा और केतु का या राहु का चंडाल योग बन जाए, गुरु राहु या केतु का गुरु चंडाल योग बन जाए, तो ऐसे व्यक्ति की जो प्रारंभिक मैरिड लाइफ है ना, उसमें बड़े कष्ट होंगे, बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। अब उसको स्टार्टिंग लाइफ थोड़ी सी मेंटेन करनी है। अगर उसने स्टार्टिंग 1-2 साल को अच्छे से मेंटेन कर लिया तो उसकी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि अगर कल को मेरे पास कोई आएगा कि उसकी, जैसे कल भी मुझे एक भैया मिले और उन्होंने कुंडली दिखाई, उनको पता चला कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, तो उन्होंने कुंडली दिखा दी। तो मैंने उनको 2 ही क्वेश्चन किया, आपकी मैरिड लाइफ और आपके बच्चे। कह रहे बच्चे हुए नहीं और मैरिड लाइफ 8 साल से शादी चल रही थी, अलग हो गए। क्योंकि कुछ चीजें ना दिखती हैं। अब जब शादी हो रही है तो कुछ ऐसे भी देखो, जैसे मैं उनको, हैं तो मिथ, बट मैं कहता हूं कि करने में कोई बुराई नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुंडलियां ऐसे होते हैं जिसमें डबल मैरिज योग होता है। अब उस डबल मैरिज लड़के के साथ अगर आज किसी की शादी हो गई और उसकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, तो प्रॉपर अगर शादी के 1 साल कंप्लीट हो चुका है, 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 5 साल, तो उसको अपनी पत्नी के साथ अपनी शादी की जो रस्में हैं उनको दोबारा कर लेना चाहिए। हाँ, तो जैसे ही वो करेगा उसकी मैरिड लाइफ थोड़ी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। इजी उपाय है। 10 ग्राम केसर, 2 ग्राम केसर सिल्वर बॉक्स में डाल के अपने बेड के सिराने रखें। इससे क्या होगा कि जब जब उस व्यक्ति का चंडाल योग, क्योंकि
जो केसर है ना, ये सबसे ज्यादा पवित्र है। भगवानों के, देवी देवताओं के तिलक में ये हमेशा यूज हुआ है, चाहे वो सतयुग हो, चाहे द्वापर युग हो, चाहे त्रेता युग हो, चाहे कलयुग में भी। आज हम मूर्तियों में तिलक लगाने के लिए केसर का, चंदन का प्रयोग करते ही हैं। तो केसर इतना पवित्र है क्योंकि ये भगवानों के मस्तक पर लगाया जाता है और ठंडक प्रदान करता है, शांति प्रदान करता है। तो अगर केसर आपके बेड के सराहने रखा है ना, और आपके कुंडली में कोई ग्रहण दोष, चंडाल, विष, अंगारक, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बना हुआ और आपको गुस्सा आ रहा है, आपका पति आपका फोन नहीं उठा रहा है, पति ने बोला कि मैं 10 बजे तक आ जाऊंगा, वो 1 बजे तक भी नहीं आ रहा और अब फोन भी नहीं उठा रहा है, फोन स्विच ऑफ, तो अब मन में नेगेटिव थॉट्स उत्पन्न हुए जा रहे हैं। उस लड़के को ये समझना चाहिए कि उस 4 घंटे में ना उसके अंदर का जो गुस्सा है उसको कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसको कोई रोक नहीं सकता। वो एक ऐसा तूफान है जो पूरे घर को तबाह कर सकता है। लड़का 500 बार गलतियां करता है। ये अच्छी बात है हर नारी की, मैं तो बहुत सम्मान देता हूं कि लड़की फिर भी उसको एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन अगर एक बार लड़की गलत हो जाए ना, तो मैंने ऐसा पुरुष, कोई विरला होगा पर ऐसा पुरुष देखा नहीं, क्योंकि ईगो लेके बैठा है कि उसके साथ गई क्यों, उसके साथ सोई क्यों। तू सोया तो तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको बेचारी को पता भी चल गया तो तूने कहा अच्छा ठीक है मैं तो ऐसा ही हूं, तुझे जो करना है कर। ये मैं बड़ी प्रैक्टिकली बातें कर रहा हूं जो लाइफ में भी चल रही हैं कि जा, अब लड़की क्या करे, 2 बच्चे हो गए, 48 साल एज हो गई, अब कहां जाए बेचारी। बेचारी, सॉरी मेरे को बेचारी तो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हर स्त्री को अपने पांव पे खड़ा होना चाहिए, उसको बेचारी बनना ही नहीं है। आपको एक उदाहरण देता हूं, हमारी बेटी ना, इस सोच पे डिपेंड करता है। हमारी बेटी करीबन 1 साल की थी, बेटी का नाम है कामाख्या। तो मैं घर पे अगर मैं उसको बोल दूं ना, मैं चाहे लंदन में हूं चाहे यूएस में, ऐसी वीडियो कॉल करता था, कामू आ जाओ नीचे आ जाओ, तो वो ना इमीडिएटली जहां उसके शूज होते थे वहां जाती थी, शूज पहनती थी, मम्मा मुझे छोड़ के आओ। तो एक दिन मैं आया ऐसे ही नीचे से घर में, और वो ऐसे ही टीवी देख रही थी, तो मैंने उसको 2-3 बार बोला, तो मैंने उसको हल्का सा ऐसे ही प्यार से, तो उसने फिर मुझे देखा और उसने जो रोना शुरू किया। अभी वो 13 साल की हो गई, वो 1 साल में और आज में वो सेम है। उसको कोई कुछ बोले उसे फर्क नहीं पड़ता, वो हंसती रहेगी। लेकिन अगर मैं उसे कुछ बोल दूं, वो आज भी, उसको मेरा डांटना भी बर्दाश्त नहीं, उसको लगता है कि बस पापा मुझे डांट नहीं सकते, पूरी दुनिया कुछ भी कर सकती है, पापा नहीं कर सकते। और ऐसा ही है कि मुझे उस पर गुस्सा आता है तो हमारे बेटे के ऊपर गुस्सा उतरता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर गुस्सा आ रहा है और इतनी डांट खाओगे तुम। हालांकि बेटे का नाम कृष्णा है। तो उस समय जब उसको वो रोने लगी तो मैंने उसको उठाया और अपने गले से लगा लिया। अब मेरे मन में ये पहला थॉट आया कि कल को अगर इसका पति इसको ऐसे डांटेगा, मारेगा, तो मैं क्या करूँगा। मैंने कहा मैं तो अपनी बेटी को ले आऊँगा, मैं तो छोड़ ही नहीं सकता, मतलब मैं तो क्या कर दूंगा पता नहीं। फिर अगले पल मैंने मेरी दृष्टि पड़ी अपनी वाइफ पर जो कि खाना बना रही थी। अब देखो ये मेरे मन का विचार है। मैंने कहा अगर आज मैं किसी की बेटी को कभी रोने नहीं दूंगा ना, तो कल को भगवान मेरी बेटी को कभी रोने नहीं देंगे। समझ लो ये 1 साल होगा, खैर हमारे बीच में आज 14 साल हो गए। हमारी मैरिड लाइफ में तू करके भी कभी बहस नहीं हुई। वो जो बोल देती है जैसे वो चाहती है, जैसे, और ऐसा नहीं कि वो ही, मैं भी ऐसे ही हूँ कि उसने अगर कोई चीज़ बोला है तो वो मतलब ऐसी हमारे बीच में बात ही नहीं कि ये नहीं करते, कि ठीक है चलो। वो 4 बजे भी अगर बोलेगी कि चलो कुणाल कॉफ़ी पीने चलते हैं, तो मैं क्वेश्चन मार्क नहीं करता। तो मुझे लगता है कि आपको आपकी पत्नी के प्रति इतना हम्बल होना चाहिए। पत्नी का मतलब क्या है? पत्नी का मतलब सिर्फ एक औरत नहीं है जिसको आप
शादी करके ले आए और आपने उससे 2-4 बच्चे पैदा किए और वो पूरे जीवन आपके काम करने के लिए, सेवा करने के लिए नहीं बनी। पत्नी का मतलब है लाइफ पार्टनर, आपकी पूरी लाइफ को अपना मान लेना, ये पत्नी है। आपके सारे दुखों को, आपके परिवार को अपना बना लेना, ये पत्नी है। एक किसी ने बहुत अच्छी बात बोली है, ये मतलब किसी और के शब्द हैं कि माता पिता से कोई बड़ा नहीं होता, माता पिता से कोई बड़ा नहीं होता, गुरु से बड़ा कोई आदरणीय नहीं होता, पत्नी से बड़ा कोई जीवन साथी नहीं होता, और भाई से ज्यादा कोई प्यारा नहीं होता, और दोस्तों से बड़ा कोई विश्वसनीय पात्र नहीं होता। ये बहुत अच्छी लाइनें थी किसी की, और ये सच भी है। अगर लाइफ पार्टनर की बात करें ना, जीवन साथी की, तो वो सिर्फ पत्नी ही है, कि यानी कि आपके जीवन को अपना जीवन मान के वो आपके साथ साथ चल रही है। कुणाल जी, एक मेरे मन में सवाल उठ रहा है। अक्सर जैसे अभी आपने बोला कि कोई दोष नहीं होता, कोई मांगलिक दोष नहीं होता। एक फेमस एक्ट्रेस, बात कर लेते हैं ऐश्वर्या राय की। जब उनकी शादी हुई थी, बहुत बीते समय में पहले चलते हैं, तो जी। सभी जानते हैं कि ऐश्वर्या राय मांगलिक दोष है उनके में। तो उस समय केले के पौधे से शायद उनकी शादी कराई गई, फिर अभिषेक बच्चन से उनकी शादी हुई, और अब चर्चाएं ये चल रही हैं कि दोनों के डिवोर्स होने वाले हैं। कई एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रख दूंगी, आपको पता भी होगा। हार्दिक पांड्या का हमने देखा, उनका भी डिवोर्स हुआ। ऋतिक रोशन, ये बड़े नाम है। तो क्या इन्होंने, जब इनका विवाह हुआ था, तो ज्योतिष से तो दिखाया गया होगा। तो बहुत सारे लोग अभी ये सोच रहे हैं, और ये लोगों में चर्चाएं हैं कि ऐश्वर्या राय की जो शादी हुई है वो नॉन मांगलिक है, अभिषेक बच्चन और मांगलिक है, तो इस वजह से उनके जो डिवोर्स की चर्चाएं चल रही हैं। तो इसके पीछे क्या कनेक्शन है, अगर ये दोष नहीं है तो? जी, देखिए, सबसे पहले तो हमारे मन में जो ये वहम आ जाता है ना, चाहे वो ऐश्वर्या राय हो, चाहे वो हार्दिक पांड्या हो, डिवोर्स की वजह आपकी जन्म कुंडली में विद्यमान होगी। आपकी कुंडली में डबल मैरिज का योग, मैंने 70 साल में, कभी आपने सुना होगा, बहुत जो वर्ल्ड के सबसे रिच, मेरे ख्याल से जो अमेजोन, एलन मस्क की हाँ, बात कर रहे हो आप? नहीं वो नहीं, अभी एक डिवोर्स हुआ जो कि मेरे ख्याल से सबसे महंगा, वर्ल्ड सबसे का महंगा सबसे डिवोर्स महंगा था ये। डिवोर्स था। हम्म, और किस एज में जाके हुआ? 60 साल बुजुर्ग होते हैं। प्लस की एज में। तो ये अगर लिखा गया है तो ये होना ही है। भगवान, ईश्वर कभी कभी आपके अच्छे कर्मों से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि आपकी बुरी चीजों को, छोटे में कि आपकी पत्नी आपको छोड़ के गई, गुस्से में अपने मैके चली गई, 1 महीने 1.5 महीने रही, फिर वापस आ गई, इस था ये भी डिवोर्स। लेकिन क्योंकि रिटन में नहीं हुआ, तो आप इसको डिवोर्स, पुराने समय में पत्नी एक बार चौखट लांग जाती थी ना, तो पति वापस घर में नहीं आने देता था। उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे। तो जैसे कि मैंने, क्योंकि क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, और देखिए ऐसा भी नहीं है कि आज उनकी जो बेटी है वो करीबन 12, 13, 14 साल की हो भी गई, उसके बाद जाकर के ये परिस्थिति डेवलप हुई है। तो जो ऐश्वर्या राय जी हैं वो मांगलिक हैं, और अभिषेक बच्चन मांगलिक नहीं है। लेकिन अभिषेक बच्चन जी की कुंडली में जो लग्नेश है, मेष लगन, वो अपने से द्वितीय बैठा है, कि अगर उनको ईगो नहीं आएगी, अगर उनको गुस्सा नहीं आएगा, तो बहुत बड़ी से बड़ी चीज पे भी नहीं आएगा। लेकिन अगर कभी कोई तूल पकड़ जाएगा, तो एक छोटा सा तिनका इतना बड़ा तूल पकड़ जाएगा कि चाहे उनकी शादी टूटे, चाहे उनका घर छूटे, चाहे उनके पिता उनको प्रॉपर्टी से, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दम्भी लोग होते हैं। मेष लगन काल पुरुष कुंडली है, यानी कि कलयुग का जब अवतार हुआ धरती पर, तो वो इसी मेष लगन में इस धरती पर आए थे। सबसे पहली भेंट उनकी राजा परीक्षित से हुई थी। तो चलो ये हम मैथोलॉजी में बाद में जाएंगे। हाँ, तो उनके देखो और भी बहुत सारे कारण हैं, कि जैसे अभिषेक बच्चन जी की कुंडली में राहु 7th हाउस में बैठे हैं। अगर किसी के भी 7th हाउस में राहु बैठ जाए या केतु बैठ जाए,
वो मांगलिक है या नहीं है, तो शादी उनकी जरूर टूट सकती है। और उसकी वजह बनेगी या तो उनकी लाइफ में कोई तीसरा आएगा, दूसरा आएगा, या उनकी वाइफ की लाइफ में। वो जरूरी नहीं है कि आप तीसरे को काउंट करो कि उसकी लाइफ में कोई बॉयफ्रेंड आ गया या उसकी लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड आ गई। कभी कभी बहन भी हो सकती है, कभी भाई भी हो सकता है, कभी माता भी हो सकती है, कभी पिता भी, कोई तीसरा व्यक्ति उनकी लाइफ में आएगा और वो उसकी वजह से उनका, क्योंकि राहु बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, सोचने समझने की शक्ति को छीन कर देता है। बट ये मनुष्य को लगता है, राहु एक्चुअल में तो जहां पर बैठा है उसके सत की परीक्षा लेता है कि तू अपनी पत्नी पर कितना विश्वास करता है। वो जिस घर में बैठेगा ना, उसकी परीक्षा आपसे एक जीवन में जरूर लेगा। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, इन ग्रहों के ना सबसे पहले नेचर को समझो। और आज नहीं कल, कल नहीं परसों, अगर आप हमारे इन शोज के साथ जुड़े रहेंगे तो मैं हर एक ग्रह की कहानी, हर एक ग्रह की जीवन शैली, उसकी लाइफ स्टाइल आपके सामने जरूर लेकर के आऊंगा, ताकि आपके जीवन में इससे आपको लाभ मिल सके। अब इनकी कुंडली में सबसे ज्यादा जो इशू है वो है कि राहु 7th हाउस में बैठे हैं और केतु लगन में बैठे हैं। वो मेष लगन कुंडली में और भी ज्यादा ये नेगेटिव प्रभाव डालते हैं। और आप लोगों ने अगर याद नहीं है दोस्तों, तो मैं याद दिला देता हूं कि जब ये शादी हुई थी तब उस समय अमिताभ बच्चन जी ने या उनकी धर्मपत्नी जी ने कितनी जगहों पे, बनारस, काशी विश्वनाथ मंदिर में भी पूजा कराई थी, कितनी बड़ी बड़ी जगहों पे पूजा, जहां जहां जिसने बोला होगा वो वहां पे गए और उन्होंने पूजा कराई दोष को खत्म करने के लिए। लेकिन वो कहां खत्म कर पाए कि आज उन दोनों के अंदर एक डिस्प्यूट पड़ गया, दोनों की चीजें आपस में मेल नहीं खा रही हैं। तो आपने इतनी चीजें करने के बाद भी, इतने पैसे खर्चा करने के बाद भी चीजें कहां रोक पाए? हुई ना। इसलिए मैं कहता हूं कि हर व्यक्ति की जन्म कुंडली को पर्सनली आकलन करके ही हमें यह डिसाइड करना चाहिए कि हमें यह शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। और जब यह शादी हो रही थी ना, तब भी, क्योंकि तब भी अब मेरे को याद नहीं है, तब भी मैंने अपने एक शो में बोला था, मैंने नाम लेके तो नहीं बोला था, पर अपने एक शो में बोला था कि आज नहीं तो कल, पर भविष्य में एक बार ऐसी स्थिति जरूर डेवलप होगी कि जब ये कुछ समय के लिए अलग हो जाएंगे। हालांकि अलग होने के बाद एक होने के योग भी अभी हैं, अलग होने के बाद एक होने के भी योग हैं, क्योंकि उसकी वजह है कि अभिषेक बच्चन जी के 7th हाउस का जो मालिक है वो भाग्य के घर में बैठा है, वो वीनस है। तो वीनस दैत्यों के गुरु हैं। अब एक बार ऐसी परिस्थितियां जरूर डेवलप होंगी कि अभिषेक बच्चन जी के मन में यह विचार उत्पन्न होगा। बट इसके लिए अगर सराउंडिंग जो लोग हैं वो अपने रोज रोज उनको नेगेटिव चीजें जब उनके मस्तिष्क में भरना कम कर देंगे, जब व्यक्ति एकांत में होगा, लंबे सफर में होगा, अपने बिस्तर पर लेटा होगा और उसके बारे में सोच रहा होगा, तो उसकी अच्छाइयां याद आएंगी। किसी से अलग होने के लिए सिर्फ आप क्या करते हो? उसके बुराइयों को याद करते रहते हो। और किसी से अगर आपको अलग नहीं होना तो उसकी अच्छाइयों को याद करते हो। जब आप अच्छाइयों को याद करते हो तो आप उससे अलग नहीं हो सकते, और जब बुराइयों को याद करते हो तो उसके साथ रह नहीं सकते। तो कमियां तो हर किसी के अंदर हैं दोस्तों। इन कमियों को दूर करना, इन थॉट्स को दूर करना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। हार्दिक पांड्या जी की कुंडली में भी अगर आप देखोगे तो उनका जो कुंडली है, उनके 5वें घर में मंगल का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, जो कि मैंने अभी शुरू में ही बताया कि डिवोर्स का एक बहुत बड़ा कारण होता है। ऐसे ही ऋतिक रोशन जी की भी अगर हम कुंडली की बात करें तो उनकी कुंडली में भी ऐसी ही प्रॉब्लम थी कि कभी कभी हम शंका में फंस जाते हैं, हमारे अंदर शंका उत्पन्न होती है। वो शंका शक का
रूप ले लेती है। और वो जो शक है वो एक दिन ऐसा डिस्प्यूट डालता है कि अच्छी खासी चल रही शादी बच्चे होने के बाद अलगाव तक पहुंच जाती है। अरबाज खान जी की ले लीजिए, मलाइका अरोड़ा जी के साथ। जब मैं इनकी कुंडली को देखता हूं ना, तब मुझे लगता है कि सही समय पर अगर इन्होंने सही डिसीजन लिया होता तो शायद आज इनकी शादी ना टूटी होती, बच जाती। ऐसे क्या खुद अमिताभ बच्चन जी के जीवन में भी आया होगा ऐसा कभी कोई मोड़ कि हो लगा होगा कि अलग हो जाते हैं, लेकिन नहीं हुए। ऐसे बहुत लोगों के जीवन में आता है, जिनको हम जानते हैं वो भी और जिनको हम नहीं जानते हैं वो भी। जिनको हम जानते हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं, भाई उनको टीवी पे देखा है, मूवी में देखा है या किसी रूप में देखा है, तो वो एक फेमस पर्सनैलिटी है। एक बहुत सारे आम आदमी हैं जो बेचारे एक साधारण सी जॉब में हैं, लेकिन सेम प्रॉब्लम है, उनके साथ भी ये सिचुएशंस उत्पन्न होती हैं। बट उस सिचुएशन से समझदारी से, आपने देखा होगा जब आप किसी अदालत कोर्ट कचहरी में जाते हो तो कानून के हाथ में एक तराजू होती है, बैलेंसिंग। ईश्वर भी आपकी परीक्षा लेने के लिए ये दशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाओं को देता है कि इनमें हमारी वो परीक्षाओं का ही। अब देखिए, अच्छी दशा बृहस्पति की है, पर बृहस्पति के अंदर भी राहु आएंगे, गुरु चंडाल दशा हो गई, केतु भी आएंगे, उनके सबसे जो शत्रु दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य जी की अंतरदशा भी आएगी। उनमें जरा सी हलचल होती है, हम फौरन घबरा जाते हैं, प्रॉब्लम आती है, फौरन घबरा जाते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंचते हैं, वो एक और वहम डाल के दे देता है कि आप पे तो जी चंडाल दशा चल रही है और इस पीरियड में आपके तो परिवार में अलगाव भी हो सकता है, कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, कोई ये भी हो सकता है, कोई वो भी, फलाना। ऐसी नेगेटिव 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 बहुत सारी चीजें बता देते हैं। तो क्या होता है, गाड़ी ठुक जाती है। आदमी सोचता रहता है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हम जैसा सोचते रहते हैं वैसा हमारे साथ जरूर होता है। किसी ने वहम डाल दिया ना कि आपकी तो शादी टूटेगी, तो आपकी शादी जरूर टूटेगी, क्योंकि आपने उस बात को अपने मन में रख लिया और आप रोज उसको याद करते हो। जरा सी पति गुस्सा, हाय पंडित जी ने बोला था तो गुस्सा, ये तो सच में ही गुस्सा हो रहे हैं, ये तो वही चीजें उत्पन्न हो रही हैं। करते 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 एक दिन टूट गई, अरे पंडित जी वो तो एस्ट्रोलॉजर ने तो सही बोला था। बहुत दुनिया में देखो, इतने अच्छे आचार्य हैं, इतने अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी हैं, इतने अच्छे पंडित जी भी हैं, बहुत नॉलेज देते हैं, बहुत ज्ञान बांटते हैं। मेरे को भी, मैं भी कभी, जैसे पहले टीवी पे तो देखो जल्दी से किसी को सुनना होता नहीं था, लेकिन अब क्या, फोन हाथ में रहता है, आप कहीं गाड़ी में बैठे हो, ना चाहते हो भी किसी आपने, क्योंकि कोई चीज आप जब देखते हो ना, किसी चीज को या तो आप आगे कर देते हो या उसको देखते हो। जब किसी रील को देखते हो और वो आपने पूरी देख ली, एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई, तो फिर उस तरह की रील आपके पास बार बार आने लगते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे लगता है कि देखो, ज्ञान बांटने का, ज्ञान देने का काम कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। मनुष्य को जीवन में से जितना भ्रम है ना, मैं तो उन जितने भी पंडित हैं या एस्ट्रोलॉजर हैं जो अच्छा ज्ञान बांट रहे हैं, उनको अभिनंदन है इस बात का कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कितने लोग ऐसे, मेरे को भी लगता है, देखो कितनी रिश्ते ऐसे आए टूटने की कगार पे, बट मुझे लगता है कि मैंने अपने जीवन में किसी शादी को टूटने नहीं दिया, क्योंकि कुंडली देख करके मुझे ये तो समझ आता है इनकी प्रॉब्लम क्या है, और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनकी लाइफ को डिजाइन करना है। एस्ट्रोलॉजी को, कुंडली को ठीक करना नहीं है उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, उनकी लाइफ को डिजाइन करना है। हम पारिवारिक जीवन के बारे में समझ रहे थे, लेकिन एक परिवार में हस्बैंड और वाइफ के अलावा बहुत से रिश्ते होते हैं। बाप बेटे के रिश्ते होते हैं, माँ बेटी, बहुत से ऐसे रिश्ते होते हैं। तो आजकल हम देख पाते हैं कि जो रिश्ते हैं, चाहे वो बाप बेटे का रिश्ता हो, माँ बेटे का रिश्ता हो, माँ बेटे का रिश्ता हो, तमाम जो रिश्ते, बहन बहन, भाई बहन, सबके बीच में एक कलह सी आ रही है। क्या उसके पीछे भी कोई ग्रह दोष? देखो, जैसा कि फिर मैं बताता हूं कि परिवारजन, मित्रजन, कुटुंब, अर्ज, धन, क्रय विक्रय, विद्वता, क्रोध, कोष, खजाना, ये सब सेकंड हाउस से देखा जाता है। सबसे पहले तो दोस्तों, आप अपने घर के जितने भी परिवार के लोग हैं ना, ये उन सब से जुड़ी हुई, उन सबसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, उन सबसे जुड़ी हुई ये बात है कि आप अपनी
अपनी पत्नी की, अपने माता की, अपने पिता की, अपने बच्चों की, सबकी कुंडली देखें और सेकंड हाउस में देखें कि कौन से ग्रह बैठे हैं। अगर शुभ ग्रह बैठे हैं तो वो उस घर के लिए बहुत ही शुभता प्रदायक हैं। अगर किसी के सेकंड हाउस में शनि बैठ जाए, कोई विष योग बन जाए, कोई अंगारक, ये इंडिकेशन है हमारे प्रारब्धों का। यानी कि सपना जी, हमने पूर्व जन्म में किसी के घर में आग लगाई है, किसी के घर को तोड़ने की बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आज ऐसे भी कई मैंने उदाहरण देखे कि एक लड़की को एक शादीशुदा लड़के से प्यार हो जाता है और वो उसका घर तोड़वा देती है अपनी शादी करने के लिए। मैंने दुबई में बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि एक बहुत फेमस, बहुत अच्छी सुंदर एयर हॉस्टेस थी, उसकी फ्रेंड के पास जॉब नहीं थी, उसने उसको अपने घर पे बुला लिया। वो, उसका पति कैप्टन था, तो उसकी फ्रेंड को, और जबकि उसके सामने वो बिल्कुल सुंदर भी नहीं थी, उसकी फ्रेंड को उसके पति से प्यार हो गया, पति को भी हो गया। उसने एक दिन घर में दोनों को ऐसी अवस्था में देखा तो उसने उनको डिवोर्स दे दिया। आज वो अकेले रह रही है और देखा जाए वो इतनी ज़्यादा सुंदर है, चलो नाम लेना अच्छा नहीं है, कि मुझे लगता नहीं कि कोई उसको डिवोर्स देने के बारे में सोचेगा। लेकिन डिवोर्स उस लड़की ने दिया क्योंकि उसने उनको, अपनी फ्रेंड को, दोनों को छोड़ दिया, दोनों से बातचीत बंद। उसने बताया एक बार अपनी कहानी ऐसी मुझे सुनाई। तो ये स्थिति डेवलप हुई। आदमी थोड़े से सुख के लिए, कुछ सुख को पाने के लिए, उसको पता ही नहीं होता वो क्या खो देगा। उसको ये पता ही नहीं है कि वो कितना सा पाने के लिए कितना खोने जा रहा है। तो हमें इस चीज पर ध्यान देना होगा, चाहे वो पुरुष है चाहे वो स्त्री है। अपने सेकंड हाउस की पोजीशन को ठीक करने के लिए, जैसे कि मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे उपाय नहीं है। ये, इसको उपाय का नाम देना शायद गलत होएगा। अगर आपके घर में पारिवारिक कलेश है तो एवरी फ्राइडे या एवरी संडे अपने पूरे परिवार के साथ एक साथ बैठ के खाना खाना आरंभ कर दीजिए। आपके परिवार में प्यार बढ़ने लग जाएगा। घर में शुक्रवार के दिन मीठी खीर, हलवा या कोई भी मीठा बनाएं और साथ में बैठकर, परिवार का हर एक सदस्य साथ में होना चाहिए, आप खाना खाने लग जाएं। हफ्ते में एक दिन टेबल पे बैठ के खाना खाएं। या पुराने समय में सपना जी क्या होता था कि रसोई के, आज पुरानी पिक्चरें देखोगे ना तो उसमें माँ खाना बना रही है चूल्हे पे और सब लोग बैठे हुए हैं लाइन से रसोई में। तो उस चीज को, उस बात को, उस ज्ञान को एक बार अपना करके देखिए। चलो रसोई में अभी नहीं बैठ सकते, अभी कुक्स होते हैं, कुक वगैरह होते हैं और पॉसिबिलिटीज नहीं होंगी, बट अगर एक दिन आप रसोई के नियर बाई जमीन पे बैठ के खाना खाने लगे, दोस्तों मैं आपको गारंटी से दे रहा हूं, आपके परिवार में जितनी भी नेगेटिविटी घुस चुकी है ना, वो सब खत्म होती चली जाएगी। आपका परिवार टूटने की कगार पे है, आपकी मैरिड लाइफ अगर आज टूट रही है तो इस उपाय को ध्यान से सुन लें और कर लीजिए। आपकी पत्नी आपके लिए मां लक्ष्मी बन जाएगी। जिस व्यक्ति की भी मैरिड लाइफ खराब चल रही है ना, वो आज ही जाके अपनी पत्नी को सॉरी बोले। अपने किसी के साथ अगर सोया है, किसी के साथ फिजिकल हुआ है या किसी तरीके से चीट किया है या जो भी पत्नी के ऊपर आता है, सबके लिए एक बार घुटनों के बल बैठ के माफी मांग लीजिए। चलो बड़े बुजुर्गों को मैं नहीं कह रहा हूं, उनकी ईगो तो खत्म हो नहीं सकती, वो तो कल को मेरे गांव के लोग आ जाएंगे। तो मैं कहता हूं, पर जो युवा पीढ़ी है, जो 20, 30, 40 साल के जो लोग हैं, मुझे लगता है वो कर सकते हैं। और इतनी जिनकी 70-80 साल हो गए, उनकी तो लाइफ बीत ही चुकी है, वो मैरिड लाइफ को ठीक करके भी क्या करेंगे? पूरे जीवन तो आपने गालियां दे दे के निकाल। हालांकि सब प्रारब्धों से चीजें जुड़ी होती हैं। बीज बबूल का बोए तो आम खाने को नहीं मिल सकता। आम खाने के लिए आम का ही पौधा लगाना पड़ेगा। अगर अच्छा सुख चाहते हो तो आपको सुख देना पड़ेगा। जो प्यार दोगे भविष्य में वही प्यार मिलेगा। आज आप अपनी पत्नी को कष्ट दे रहे हो, अपने पति को कष्ट दे रहे हो, अपने पति को धोखा कर रहे हो, अपनी पत्नी को धोखा कर रहे हो, तो किसी न किसी जन्म में उससे भी बुरी लाइफ आपकी होने वाली है। तो आप सॉरी बोलिए अपने सारी गलतियों के लिए, जो भी सच है वो बोल दीजिए। हफ्ते में एक दिन उसके साथ टाइम बिताइए, उसके साथ डिनर करने कहीं बाहर जाइए और सुबह उठ के 40 दिन आप ये कर लो। इसको भी उपाय का नाम मत देना। 40 दिन लगातार सुबह उठते ही
अपनी पत्नी के पांव जमीन पे पड़ने से पहले एक ट्रे में चाय बना के 2 प्लेट खरीद के लाइए, 2 कप ले आइए, चाहे गरीब है चाहे एक बार लेके, तो ये सस्ते भी मिलते हैं। ट्रे में 2 कप, एक प्लेट में 2 बिस्किट, और ट्रे बेड के ऊपर ले जाके अपनी पत्नी को उठाएं और उसके पाँव जमीन पे पड़ने से पहले उसको पिलाएं। चाय नहीं पीती, ग्रीन टी पिलाएं, ग्रीन टी नहीं तो कॉफ़ी, कॉफ़ी नहीं पीती तो कोई ना कोई आपको कुछ तो पिलाना ही पड़ेगा। 40 दिन करिए। इस 40 दिन के बाद आप अपनी लाइफ को अपग्रेड होते देखिए, क्योंकि पत्नी सिर्फ पत्नी नहीं है, पत्नी 7th हाउस की। आपने सुना होगा कि बहुत लोग ये कहते हैं इसकी शादी हुई और किस्मत बदल गई, है ना? क्यों शादी हुई और किस्मत बदल गई, पर क्यों? क्योंकि शादी होने के बाद पत्नी की किस्मत तो एक अलग बात है, आपका 7th हाउस भी एक्टिव हो गया। इन 12 भाव में 7th हाउस, जो कि हमारी डे टू डे इनकम का है, व्यापार का है, भागीदारी का है, मृत्यु का भी है, कानूनी कार्रवाई, संग्राम, शत्रुता का भी है, लड़ाई झगड़ों का भी है। हमारे कहते हैं ना, 2 बर्तन होंगे तो ही तो लड़ेंगे, खटकेंगे। धन का चोरी होना और चोरी हुए धन की प्राप्ति होना। किसी को यूरिन इन्फेक्शन है, किसी को सेक्सुअल प्रॉब्लम है, किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम है, किसी को लेडी को कंसीविंग प्रॉब्लम है, किसी को पीरियड्स प्रॉब्लम है, किसी को कोई भी फिजिकली इश्यूज हैं, तो वो 7th हाउस से ही देखे जाते हैं। 7th हाउस के मालिक, 7th हाउस के कारक वीनस माने गए हैं। अब 7th हाउस में जब कुछ पाप ग्रह कुछ कॉम्बिनेशन के साथ बैठ जाएं तो उस ग्रह को खराब जरूर करते हैं, बट ये आपकी परीक्षा है। अगर आपने शुरू के 1-2 साल आपने चीज अच्छी कर ली ना, तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। और जब जब प्रॉब्लम आए तो जिसकी कुंडली में प्रॉब्लम है उसी को शांत होना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने पूर्व जन्म में पाप कर्म करके आया है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, राहु बैठ जाए, चंद्रमा बैठ जाए, सूर्य बैठ जाए तो पत्नी ऋण दोष बनता है। दूसरे घर में या 7वें घर में सूर्य, चंद्रमा, राहु के होने से पत्नी ऋण दोष बनता है। बुध और शुक्र प्रथम और 8वें घर में होने से पारिवारिक ऋण दोष बनता है। तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि अपने ऋणों को खत्म करे। किसी गौशाला में जाकर के पत्नी के साथ 100 गायों को चारा खिलाए, कुछ पैसे की दवाइयां किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को दान कर दे। जब ऋण खत्म हो जाएंगे तो जो 50% 80% आपके अच्छे ग्रह काम नहीं कर रहे हैं वो काम करने लगेंगे। फिर इन ग्रहों को, पाप ग्रहों को डीएक्टिवेट करना है और अच्छे ग्रहों को एक्टिवेट करना है। अच्छे ग्रहों का आप रत्न पहन सकते हैं, हमेशा अच्छे ग्रहों का ही रत्न पहनना चाहिए। जो नीच के ग्रह हैं, दशा के अनुसार राहु केतु, इनके रत्न कभी धारण नहीं करने चाहिए। तो यानी ओवरऑल बात कर लें तो अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए हमें एक दूसरे को समझना, एक दूसरे से प्रेम करना और पॉजिटिव जो सोचना मैं बहुत आपको यही जरूरी है। बता रहा था कि पत्नी को सुबह उठते उसके पांव जमीन में पड़ने से पहले चाय पिलाएं, उसमें 5 तुलसी के पत्ते डाल दें, गर्म पानी करके उसमें 5 तुलसी के पत्ते डाल दें, आप पिलाएं। आपकी मेरे लक्ष्मी का रूप है पत्नी। अगर माँ महालक्ष्मी है ना, तो पत्नी भाग्य लक्ष्मी है, बहन शुभ लक्ष्मी है, बेटी आदि लक्ष्मी है। तो सब हैं तो ये लक्ष्मी का रूप ही ना। तो किसको अवॉइड करोगे? जो व्यक्ति अपनी बुआ को कष्ट देता है, बुआ से चीटिंग करता है, वो बेटी को सुख नहीं दे सकता, बहन को सुख नहीं दे सकता। जो बहन को कष्ट पहुंचाता है वो बेटी को सुख नहीं दे सकता। जो बीवी की केयर करता है उसकी मां को कभी दुख नहीं हो सकता। तो भगवान तो कहता है 1 हाथ दो और 4 हाथ मेरे से ले लो। भगवान के पास क्या करते हो? आप जाते हो, दीपक जलाते हो, भगवान मैंने 11 रुपए का प्रसाद बोला है, मैंने 2100 रुपए का प्रसाद बोला है। मांग तो आप करोड़ों रुपए रहे हो, मांग तो आप घर रहे हो, गाड़ी रहे, भगवान मेरे को एक बार गाड़ी खरीद लो, फिर आपकी 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। 1.25 किलो लड्डू में क्या मांग रहे हो आप? बट भगवान है ही ऐसा, दयालु है। वो एक हाथ थोड़ा सा लेके कई हाथों से आपको दे देता है। बट हमें उसके और रिश्तों को भी समझना पड़ेगा। वो बुआ भी भगवान ने ही भेजी है, वो बहन भी भगवान ने भेजी है, वो बेटी भी भगवान ने भेजी है, तो पत्नी भी तो भगवान ने ही कोई ना कोई कॉम्बिनेशन बना के भेजी होगी ना, योग बनाए होंगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? बाकी सारी चीजें भगवान की दी हुई हैं, माता पिता भाई बहन, तो पत्नी किसने दी? अच्छा या बुरा ये भगवान डिसाइड नहीं करता। ग्रहों की अच्छी स्थिति और बुरी स्थिति होना
ये ग्रह और भगवान डिसाइड नहीं करते, सिर्फ हमारे कर्म डिसाइड करते हैं। अगर दोस्तों हमने सही से कर्मों को समझ लिया, सही से हमने कर्मों को परख लिया, पढ़ लिया, अच्छा करना आरंभ कर दिया, हमारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल, यानी कि अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है और सुख दुख को बैलेंस करके चलना है तो अपने कर्म को हमेशा सही करना से ही करना होगा। पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल जी, तमाम जानकारी देने के लिए। नमस्कार।